हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान कार्बन तथा इनके यौगिक के बारे में। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कार्बनिक यौगिकों की विशेषता के बारे में। कार्बनिक यौगिकों की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले की सारी टॉपिक लिंक में अपलोड है, आप जा करके देख सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक भी करना न भूलें। तो चलिए कार्बनिक यौगिकों की विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं, जो हमारे पूरे चैप्टर का एक ही वीडियो में निचोड़ लेकर के हम आए हैं आसान भाषा से। आसान शब्दों में है कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। आखिर कार्बनिक यौगिक है क्या चीज, इसकी परिभाषा जान लीजिए। पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं के बारे में, यानी कि जो कार्बन यौगिक है वो आखिर है क्या चीज। कार्बनिक यौगिक किसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं वो तो हम जान लेते हैं। हम अध्ययन करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हाइड्रोकार्बन क्या चीज है, इसे दो भागों में तोड़ देते हैं। इसे कितने भागों में? दो भागों में, जिससे आपको परिभाषा बनाने में बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। कहीं पर भी आपको मिल जाए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हाइड्रोकार्बन यौगिक जो है वही कार्बनिक यौगिक है। क्या है? वही चीज क्या है? कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक तो कार्बन आप जानते ही हैं। अब यौगिक यानी कि हाइड्रोजन, जब ये दोनों आपस में मिलेगा तभी तो कार्बनिक यौगिक हम कहेंगे। अब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं और इसी चीज को कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाएगा। हाइड्रोकार्बन यौगिक को कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब आगे चलते हैं नंबर 1 पॉइंट पे, इसकी विशेषता के बारे में। इसकी विशेषता क्या है नोट करिएगा। पहला पहला क्या है? तत्व। तत्व यानी कि कौन कौन से तत्व से मिलकर बना है। कौन कौन तत्व से मिलकर बना है? कार्बन तथा हाइड्रोजन से। कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर के ये बना है। या सदैव कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर के बनेगा। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलेगा तो उस यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलेगा तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं और हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इसे कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं, अर्थात इसे कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं। इसके साथ कोई अन्य पदार्थ भी जुड़ सकता है। कौन कौन सा जुड़ सकता है?
ध्यान दीजिएगा, इसके साथ क्या क्या जुड़ सकता है, यानी कि हाइड्रोजन तथा कार्बन जो यौगिक बनता है इसके साथ क्या क्या और आप मिल सकता है, ऑक्सीजन भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा और फ्लोराइड मिलेगा आदि कर देते हैं। इसमें जो लास्ट में चार मिला है ये हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। कहाँ के हैं? हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। कहाँ के हैं ये तत्व? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं, हाइड्रोजन समूह हैं, ठीक है, हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत क्या है? कार्बनिक यौगिक कहां से प्राप्त करते हैं, कहां से नहीं करते हैं? कार्बनिक यौगिक सजीवों से प्राप्त करते हैं। किससे? सजीवों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, सजीवों से प्राप्त किया जाता है, परंतु परंतु इसे प्रयोगशाला में भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसे प्रयोगशाला में भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बर्जेलियस का जैव सिद्धांत, बर्जेलियस का जैव शक्ति सिद्धांत में इन्होंने, बर्जेलियस एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिक केवल और केवल सजीवों से प्राप्त कर सकते हैं। किससे? केवल और केवल सजीवों से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बर्जेलियस के छात्र ने इनके सिद्धांत का अंत कर दिया था। इस बात की चर्चा हम इसके पहले वीडियो में अपलोड है, आप जाकर के लिंक में देख सकते हैं। तो यहाँ पे उस बात का हम चर्चा ज्यादा नहीं करते हैं। अब आगे है तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है? तीसरा है यौगिकों की संख्या। यौगिकों की, कार्बनिक यौगिकों की संख्या, कार्बनिक यौगिकों की संख्या, कार्बनिक यौगिकों की संख्या कितनी है? 20 लाख से अधिक है। कितनी? 20 लाख से अधिक है। अधिक है किसके आधार पे अधिक है? श्रृंखला के कारण। किसके कारण? श्रृंखलन के कारण। श्रृंखला के कारण, श्रृंखला के कारण इसके यौगिकों की संख्या कितनी है? 20 लाख से अधिक है। 20 लाख से अधिक है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या 20 लाख से अधिक है। किसके कारण? श्रृंखला के कारण। क्योंकि ये एक रिंग से दूसरे रिंग में जुड़ जुड़कर लाखों के ऊपर बना दिया है। कैसे ये बनता है ये जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं इसका, सॉरी चौथा देखेंगे। कौन सा? चौथा देखेंगे। इनके अणु क्या होते हैं? जटिल होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के अणु बहुत जटिल होते हैं। अब क्यों होते हैं? किसके कारण? क्योंकि अब कौन कौन से इसके जटिल अणु हैं? प्रोटीन का अणुभार, प्रोटीन का अणुभार है जो 1 लाख से अधिक है। क्या है? एग्जाम्पल में देखेंगे,
प्रोटीन के अणुभार, अणुभार कितना है? 1,00,000 से 1,00,000 से अधिक है। ठीक है, 1,00,000 से अधिक है, इसलिए इसके अणु क्या है? बहुत ही जटिल है। अणु क्या है? जटिल है। 5वां पॉइंट है हमारा। 5वें पॉइंट में जानेंगे गलनांक व क्वथनांक। क्या? गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक इसका क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। किसके कारण कम होता है? सहसंयोजक बंध के कारण। किसके कारण? सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध के कारण। सहसंयोजक बंध के कारण इसमें इसका गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होता है। जल्दी से इतना नोट करिए तो आगे चलें इसके अगले पॉइंट पर। नोट करिए जल्दी से। हम अगला पॉइंट देखेंगे, कौन सा? 6वां पॉइंट। 6वें पॉइंट में देखेंगे बंध। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? जो इसकी संरचना बनती है, कार्बनिक यौगिकों की जो संरचना बनती है, इनके बीच कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कौन सा? सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध। ठीक है, 7वें में देखेंगे इसका क्या देखेंगे? विलेयता। विलेयता इसकी क्या है? इसकी विलेयता क्या है? कार्बन, कार्बन या कार्बनिक, कार्बनिक जो यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक विलायकों, विलायकों में क्या होती हैं? विलेय होती हैं। विलायकों में विलेय होती हैं। कार्बनिक यौगिक विलायकों में विलेय होती हैं। क्या होती हैं? विलेय होती हैं। और किसमें विलेय होता है? एल्कोहल और ईथर में। एल्कोहल में कार्बनिक यौगिक क्या हो जाएंगी? विलेय हो जाएंगी, और ईथर में भी विलेय हो जाएंगी। ठीक है, 8वां पॉइंट क्या है हमारा? 8वां पॉइंट है अभिक्रिया की गति कैसे होती है। कौन सा? अभिक्रिया की, अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति कैसे होती है, इसमें जानिए। अभिक्रिया की गति क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अभिक्रिया की गति बहुत कम तीव्रता से होती हैं। बहुत ही कम तीव्रता से होती हैं। ठीक, 9वां पॉइंट है हमारा। 9वां पॉइंट है समवायता। समवायता आखिर है क्या चीज? अभी हम इसका बता रहे हैं समवायता क्या है। समवायता, समवायता का मतलब वो क्या होता है कि कार्बन, जितने कार्बन है और जितने हाइड्रोजन है उतने तो रहें, परंतु उसका नाम बदल जाए लेकिन अणुभार न बदले। क्या बदल जाए? अणुभार बदल जाए, अणुभार सॉरी, अणुभार न बदले लेकिन उसकी संरचना और नाम बदल जाए। क्या बदल जाए? नाम और संरचना बदल जाए, तो वही क्या है? समवायता है, परंतु अणुभार नहीं बदलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एथिल एल्कोहल,
ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। अब इसी का एक और नाम बनेगा, क्या, ईथर। अब इसका नाम बदल जाएगा, संरचना बदल जाएगा, लेकिन इसके जो दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये नहीं बदलेगा, यानी अणुभार नहीं बदलेगा। अगर कोई भी चीज इसमें से जब बदल ही नहीं रहा है तो अणुभार तो वही आएगा। देखिए कैसे, इसकी संरचना क्या हो जाएगी, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 5, 1 2 3 4 5, और बगल में क्या लग रहा, OH, OH। संरचना देखिए कैसे बनी इसकी, इस तरह से बना है। लेकिन इसका समावयता संरचना क्या जाकर बनेगा, इसका समावयता संरचना जाकर बनेगा, 1 कार्बन इधर, बीच में ऑक्सीजन और साइड में कार्बन, एक इस पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि 3 बॉन्ड इसकी खाली हैं, इसके भी 3 बॉन्ड खाली हैं। देखिए 3 हाइड्रोजन इधर हैं और 3 हाइड्रोजन इधर हैं, तो कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गया। कितने हाइड्रोजन, 6, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, 2 कार्बन। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, सेम है। इसमें देखिए 2 कार्बन, 2 5 5 1 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो ये एथिल अल्कोहल है, ये ईथर हो गया, क्या ये ईथर बन गया। एल्कोहल का समावयता ईथर होता है, ईथर का समावयता एल्कोहल होता है। यानी कि समावयता क्या होते हैं, ये दिखाते हैं, क्या होते हैं, समावयता दिखाते हैं। अणुभार नहीं बदलता परंतु इसका नाम और संरचना बदल जाते हैं, जिसे समावयता कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयता। यानी कि अणुभार स्थित है, क्या है, अणुभार स्थित है या अणुभार नहीं बदलता, नहीं बदलता है, परंतु संरचना एवं नाम बदल जाता है। बदल जाता है अर्थात यह क्या, समावयता दिखाता है। क्या दिखाता है, समावयता दिखाते हैं। क्या करते हैं, समावयता दिखाते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, C2H5OH, तो इसका क्या जाकर बना था, CH3OCH3, ये बना था। ठीक है, यानी कि इसका संरचना कैसे बना सकते हैं, 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, 2 हाइड्रोजन, OH, और इसमें वही बनेगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका संरचना बना सकते हैं, समवयता ये दिखाता है। अब आगे हमारा लास्ट पॉइंट है 10वां, जो बहुलक, क्या, बहुलकता का गुण पाया जाता है। किसका पाया जाता है, बहुलकता का गुण पाया जाता है। अब बहुलकता का गुण आखिर है क्या चीज, 10वां पॉइंट है बहुलकता का गुण। बहुलकता का गुण यानी कि बहुलकता का गुण इसमें पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो संरचना सूत्र हैं उसका 3 गुना हो जाए। कितना गुना, 3 गुना। कैसे, 3 गुना, यानी कि इसमें बहुलकता का गुण पाया जाता है। जैसे कि C2H2 आया, C2H2 है तो इसमें क्या, से 3 गुना, 3 गुना क्या प्रदर्शित करेगा, 3 गुना में हमारा आ जाता है कौन सा, 3 गुना में दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे 3 से गुणा कर दें, C6H6, तो 3 गुना हुआ, तो ये
बहुलकता का गुण दिखाता है, बहुलकता के गुण पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे कार्बनिक यौगिकों तथा कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिक में अंतर। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं।